Hello student, I'm here with a new video of chapter political parties. So let's begin. So today we will discuss the national political parties. So democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. So parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in the several or all units of federation. So every party in the country has to registered with the election कमीशन. हर पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में अपने नेम को रजिस्टर कराती है. सो इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज फॉर लार्ज एंड established पार्टी. सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. तो जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, एस्टैब्लिश पार्टी होती है, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ ऑफर करती है इलेक्शन कमीशन. और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो डिटेल्ड क्राइटेरिया बना रखा है उन्होंने कि कितना वोट्स उनको मिलना चाहिए, कितनी सीट्स पर उनको विन करना चाहिए ताकि उस पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड किया जा सके. कैस लाइक a party that secure at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. अगर कोई पार्टी जो स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर जिसे हम बोल सकते हैं स्टेट पार्टी, वो तब बनती है, तब उसको रजिस्टर्ड किया जाता है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में उसको 6% एटलीस्ट 6% सीट्स मिले और 6% वोट्स मिले और 2 सीट्स उसको मिलें तो उसको स्टेट पार्टी जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा इलेक्शन का मीन्स है जब ऑल ओवर इंडिया जो है इलेक्शंस हो रहे हैं तब 6% वोट्स उस पार्टी को मिलने चाहिए. दूसरा, असेंबली इलेक्शन में भी उसको 6% वोट्स यानी 4 स्टेट्स के अंदर उसे 6% वोट्स मिलने चाहिए और एटलीस्ट 4 सीट्स उसको लेजिस्लेचर में मिलनी चाहिए, तब इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी. तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये क्राइटेरिया माना है कि अगर कोई जो है इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड द स्टेट पार्टी, और अगर कोई इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल party. So here we will discuss about the major national parties in India. Clear? So these questions will be asked about the ideology of any party. किसी भी पार्टी का नेम दे दिया जाता है और उसकी आइडियोलॉजीज पूछी जा सकती है. व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, कब फॉर्म की गई थी, उसकी आइडियोलॉजीज क्या है. तो और ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली 5 मार्क में पूछा जाता है. सो हेयर देयर आर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन द कंट्री इन 2018. तो व्हाट आर द डिटेल्स आई विल टेल यू. द फर्स्ट इज द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC. ये जो है 1 जनवरी 1998 में लॉन्च हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, जो कि आपने सुना है अभी रिसेंटली भी वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं. सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016 में इसे नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया. पार्टी सिंबल क्या है इसका? फ्लावर एंड ग्रास. और ये किसके प्रति कमिटेड है? ये सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को फॉलो करती है और ये 2011 से वेस्ट बंगाल में पावर में है एंड हैज़ अ प्रेजेंस इन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, और इन एरियाज में भी इसकी सीट्स हैं. सो इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014 इट गॉट 3.84% वोट्स एंड वन 34 सीट्स. क्लियर, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा. तो जो 2014 में इलेक्शन हुए थे वहाँ पर इसे 3.84% वोट्स मिले थे और 34 सीट्स मिली थी, जिसकी वजह से ये 4th नंबर की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है इन लोकसभा. सो इट इज़ कॉल्ड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. द सेकेंड वन इज द बहुजन समाज पार्टी. फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम जी की लीडरशिप में ये फॉर्म हुई थी. ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये सिक्योर करती है पावर को बहुजन समाज, जिसे हम दलित्स, आदिवासीज, OBCs या रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर जानते हैं. ये उन लोगों की पावर को सिक्योर करती है, उन्हें रिप्रेजेंट करती है. एंड स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ओप्रेस्ड पीपल. और ये उनके इंटरेस्ट, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है. इसका मेन बेस जो है वो उत्तर प्रदेश में है और प्रेजेंस नेबरिंग स्टेट जो है लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इसका मेन बेस है. क्लियर. फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एंड डिफरेंट टाइम्स. इसने बहुत टाइम जो है यूपी में गवर्नमेंट को फॉर्म किया और इसने अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टी का सपोर्ट लेकर यूपी के अंदर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की. सो दिस इज द बहुजन समाज पार्टी एंड द सिंबल ऑफ द बहुजन समाज पार्टी इज एन एलिफेंट. एलिफेंट है इसका सिंबल. क्लियर.
So third one is the, you know about it, BJP, Bharatiya Janata Party. Founded in 1980, formed by Syama Prasad Mukherjee in 1951. बनी तो ये 1951 में थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे फॉर्म किया था, लेकिन ये सही मायनों में जो आगे आई ये आई 1980 में। क्लियर। उससे पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ, लेकिन 1980 में इसे नाम दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी। और इसका मेन एम क्या है, आइडियोलॉजीज क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं? ये इंडिया को एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना चाहती है। दूसरा, ये इंडिया के जो एंशियंट कल्चर, उसकी वैल्यूज़ जो है उसको साथ लेकर चलना चाहती है, उससे इम्प्रूव है। और दूसरा, ये ह्यूमैनिज़्म, इंसानियत और अंत्योदय, दीन दयाल उपाध्याय जी के जो आइडियाज़ हैं उनको इंटीग्रल, उनको फॉलो करती है। क्लियर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक राष्ट्रीय, यानी कि हिंदुत्व को ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मानती है बीजेपी, कि जो हमारे भारतीय हैं उनके राष्ट्रवाद और राजनीति में जो है हिंदुत्व को मेन एलिमेंट माना जाना चाहिए। और अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरिया। पहले इसका नॉर्थ और वेस्ट के अर्बन एरियाज में ही कंट्रोल था, लेकिन धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया फैलने लगा। एंड emerged as the largest party with 282 members in the 2014 लोकसभा इलेक्शन। 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 282 मेंबर्स जो थे, और ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। और उसी टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे। और दूसरा, इसका जो मेन एक ये भी था कि वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। वो चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर में भी हमारे इंडिया का ही पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वहाँ से कोई अलग सिविल, वहाँ के लिए कोई अलग से कोड नहीं होना चाहिए, वहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जैसे कि पूरी कंट्री के अंदर है। और ये उन्होंने किया भी। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्टी इज, आपको बीजेपी का सिंबल यू नो दैट द लोटस। नेक्स्ट पार्टी इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि सीपीआई। सीपीआई जो है वो फॉर्म हुई थी 1925 में, और ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के विचारों को प्रमोट करती है, विश्वास करती है, और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। क्लियर। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर पीपल। ये इन लोगों को प्रमोट करती है, आगे लाती है। बट बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी 1964। लेकिन जब 1964 में ये पार्टी टूट गई तो इसने जो था सिर्फ ये कुछ एक स्टेट्स के अंदर रह गई, लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। और इसका सपोर्ट बेस जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया। करंटली ये एज अ सपोर्टर है, लेकिन ये गवर्नमेंट से बाहर रहकर ही काम करती है, ये जस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारा जो पार्टी है दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। अभी मैंने CPI की बात की थी, अब मैं बात कर रही हूँ CPIM। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि ये फॉर्म CPI जो थी वो 1925 में फॉर्म हुई थी, लेकिन 1965 में ये ब्रेक हो गई थी क्योंकि टूट गई थी ये पार्टी, कुछ लोग अलग हो गए थे इससे, तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था CPIM। बात वही है, ये भी मार्क्सिज्म और लेनिज्म को ही सपोर्ट करते थे, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। इलेक्शन को ये यूज़फुल और हेल्पफुल मींस मानते हैं ताकि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लोगों में बना रहे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनका वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में है। एंड द पार्टी वॉज इन द पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। पिछले ये 34 ईयर्स तक बिना ब्रेक इन्होंने वेस्ट बंगाल में रूल किया। बट इन 2014 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन अबाउट 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट्स। लेकिन हमने पढ़ा था ना कि उसमें तृणमूल कांग्रेस ने जीता था 2004 में, तो वहाँ तब ये जो थी, ये जो पार्टी है ये थोड़ा सा वीक हो गई थी। नेक्स्ट पार्टी है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। सो पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड में। 85 में इसको फाउंड किया गया था, और इसमें बहुत सारे स्प्लिट्स हुए हैं, कभी कुछ किसी ने छोड़ दिया, कभी कुछ चेंज आया। ठीक है।
But the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. आपको पता है स्टार्टिंग में जो नेशनल स्ट्रगल चल रहा था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहते थे इंडिया को. सो द पार्टीज मेन आइडिया इज टू प्रमोट सेकुलरिज्म. उनका मेन आइडिया क्या था? धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करना और वीकर सेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करना. सो ये जो पार्टी है ये 1977 तक ये एज अ रूलिंग पार्टी सेंटर में रही है. क्लियर. सो और उसके बाद 1980 टू 89 के बीच में ये सेंटर में रही, लेकिन आफ्टर 1989 इसका सपोर्ट जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और उसके बाद ये प्रेजेंटली आज भी ये कंट्री के अंदर बनी हुई है ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे. ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, कंसीडर की जाती है. क्लियर. सो द नेक्स्ट इज द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, जो कि 1999 में फॉर्म हुई है और ये भी कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर, इस कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर इसने अलग बनाया. ये भी डेमोक्रेसी, गांधीयन, सिक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म इनमें बिलीव करती है. और स्पेशली ये मेजर पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर और स्पेशली मेघालय, मणिपुर, असम में भी ये प्रेजेंस है. कोइलेशन पार्टनर जो था इसने कोइलेशन गवर्नमेंट बनाई थी महाराष्ट्र में, अलायंस किया था कांग्रेस के साथ और 2004 में ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा भी रही है. क्लियर. सो दीज आर द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द स्टेट पार्टीज. व्हाट आर द स्टेट पार्टीज? जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारा क्राइटेरिया दिया है इसके लिए, तो the election commission has classified some of the major parties of the country as state parties. So these are also referred to a regional parties. इनको regional party के नाम से भी जाना जाता है. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. कुछ parties ऐसी हैं जो कुछ states में proper way से काम कर रही हैं. Parties like the समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, these are the national level political organization with units in the several states. अब ये जो पार्टीज़ हैं इनके कुछ एक स्टेट्स के अंदर इनके अपनी यूनिट्स भी हैं और सम ऑफ दीज पार्टीज़ लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिज़ो नेशनल फ्रंट जो है ये सारी की सारी भी कुछ स्टेट्स में आइडेंटिफाई होती हैं. सो दीज आर द स्टेट पार्टीज़. क्लियर. So next topic is the challenges to political party. What challenges are faced by the political parties in the present era? ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है? द फर्स्ट इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है. वो क्या है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप. सिर्फ क्या रहेगा? कुछ एक लोगों के हाथ में. चाहे पॉलिटिकल पार्टी में हमने कंपोनेंट पढ़े थे, लीडर होता है, एक्टिव मेंबर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में अंदरूनी तौर पर डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है. सिर्फ पावर अब कुछ एक लोगों के हाथ में रह गई है. पार्टीज़ के दूसरे मेंबर्स को कुछ पता ही नहीं होता कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कब हो रही है, कब उनके इंटरनल इलेक्शन हेल्ड हुए रेगुलरली, और उनके साथ ना ही कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है. सो दिस इज़ द लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी. सेकेंड है द डायनेस्टिक सक्सेशन. This is the second most important challenge in front of the political parties of India. Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. So in many parties the top positions are always controlled by members of one family. Dynastic succession का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन एक पार्टी को हेल्ड कर रहा है, संभाल रहा है, लीड कर रहा है, तो आगे आगे जो है उसके या तो मेन टिकट जो है या मेन पोजीशन है उसी के फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को मिलेगी. और ज़्यादातर क्या होता है, जो टॉप पोजीशन पर तो सिर्फ उस फैमिली के ही मेंबर्स का कंट्रोल होता है. सो डायनेस्टिक सक्सेशन भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. थर्ड है मनी एंड मसल पावर. Since parties are focused only to the winning election, so they tend to use shortcuts to win election, like they can raise lots of money, rich people and companies give funds to the parties and influence on the policies and decision of the parties. क्योंकि अगर वो मनी दे रही हैं तो वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाइए. तो इस तरह का चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलता है. नेक्स्ट है नेगेटिव पॉलिटिक्स. नेगेटिव पॉलिटिक्स का मतलब कि नेगेटिव चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है. ऑपोजिशन पार्टी हमेशा क्रिटिसाइज़ करती नज़र आती है. वो ये नहीं है कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं वो कोर
कोर इश्यूज को आगे लेकर आती है, दे डाइवर्ट्स द अटेंशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द कोर इश्यूज, वो मेन मुद्दे से डाइवर्ट कर देती है लोगों को। कि जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है, सभी का भी मेन मोटिव क्या है कि हमें इस सिचुएशन को संभालना है, कैसे हम इसे संभालेंगे। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी होगी वो क्या कर रही है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है, अच्छा आप ये सिचुएशन नहीं संभाल पा रहे, वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, हेल्थ वर्कर्स की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इस टाइम अगर कंट्री में ये हालात हैं तो हमें साथ मिलकर आगे चलना है। ये नहीं है कि दूसरों को, लोगों के माइंड सेटअप ऐसा कर दे कि हाँ ये सिर्फ जो है गलत कर रहे हैं, जबकि हर कोई जो है लोगों को बचाने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अच्छा ही करेगा इस तरह की सिचुएशंस में। तो इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। नेक्स्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मॉडर्न इरा में हमने देखा है कि पार्टीज जो है वो मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे रही है वोटर्स के लिए। क्यों? देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी जो है उनके सिद्धांतों में ही कमी पाई जाती है, कुछ नया लेकर ही नहीं आते। तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये पार्टी भी यही बता रही है, ये भी यही बता रही है, तो चलो इसे वोट दे देते हैं। तो वो इसे जस्ट एक अपना काम समझते हैं कि चलो कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की मीनिंगफुल चॉइस जो है वो वोटर्स को नहीं मिल पाती। तो these are the challenges of the political parties, and this question will be asked about 5 marks, and this is the important question of this chapter. Clear? So next is here, अब यहाँ पे एक कार्टून पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर है वहाँ बैठा हुआ है और एक पर लेडी जो है उनको एक नोट दे रही है जिसमें वो अपनी लाइबिलिटीज़ एबिलिटीज़ के बारे में, एसेट्स के बारे में बता रहे हैं। 50 करोड़ उस पर लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन उससे पूछ रहा है, वाई डू यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। जब आपके पास इतनी मनी है तो आप इलेक्शन लड़ क्यों रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, करप्शन। सो हेयर इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ कैन पार्टीज बी रीफॉर्म्ड। किस तरह से पार्टीज को रीफॉर्म किया जा सकता है, उसे स्ट्रेंथ किया जा सकता है। सो द प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोविजन ऑफ state funding of election means many people are the opinion that with the purpose to check the misuse of money power, provisions of state funding of election should be made। कि हम देखते हैं कि लॉट्स ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं मनी का सिर्फ इलेक्शन को विन करने के लिए। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि जहाँ पर इलेक्शन के लिए स्टेट फंडिंग की जानी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मनी प्रोवाइड होनी चाहिए, या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि चेकआउट रखा जा सके। क्लियर? सेकंड है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक लॉ रेगुलेट किया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो किस तरह से मेंटेन हो रहे हैं। मतलब उनका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिसमें उनके मेंबर्स के नेम, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को फॉलो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है या नहीं, कब कब उन्होंने इंटरनल लेवल पर अपना इलेक्शन होल्ड किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह का एक स्टेप होना चाहिए। थर्ड इज द प्रोविजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इसका मतलब है कि कॉमनली सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड समटाइम्स देयर नंबर क्रॉसेज हंड्रेड्स, so which become a headache for the electoral officers. So effort should be made to discourage the non serious candidate from contesting election। कई बार होता है कि इतने लोग कंटेस्ट कर रहे होते हैं कि इलेक्शन ऑफिसर्स को ही संभालना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए सिरदर्दी बन जाता है कि इतने लोगों को कैसे संभाला जाए। तो जो लोग सीरियस भी नहीं होते इलेक्शन को लेकर वो भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मना तो किया नहीं जा सकता। क्लियर? तो इस ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको डिस्करेज करना चाहिए, कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। The voter list should be revised at regular intervals, and the names of the dead or the bogus voters should be deleted from the list, and the names of new eligible voters should be included in these list। So इस तरह का काम होना चाहिए। एंड द फिफ्थ इज द रोल ऑफ द पीपल, लोगों का रोल। ऑर्डिनरी सिटीजन जो है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट है, मीडिया का इनमें इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ये फील करती है कि उनको जो है पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो थोड़े सीरियस हो जाएंगे इन रिफॉर्म्स को लेकर। अगर ये रिफॉर्म्स को वो नहीं फॉलो करते हैं तो उन्हें लगेगा कि नेक्स्ट टाइम पे तो शायद हमें इलेक्शन में इतना सपोर्ट सिस्टम ना मिले, ठीक है। तो हो सकता है वो इन रिफॉर्म्स को मानना शुरू कर दे। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी सिटीजन इस चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा कि देश में क्या एक्टिविटी हो रही है, अगर उसे पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा और सिर्फ बाहर होकर क्रिटिसाइज़ कर देगा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता,
ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें बेटर पॉलिटिक्स बनानी है और बैड पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो लोगों को भी आगे आना ही पड़ेगा। सो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है वो लोगों की पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली आउटसाइड इट simply criticize it from the outside. So the problem of bad politics can be solved by more and better politics. तो यही मैं आपको बता रही थी, दिस इज़ द चैप्टर। कि अब आप यहाँ ये पिक्चर देख रहे हैं, वो अटेंशन अटेंशन बोलते जा रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। वो क्या सोच रहे हैं कि इलेक्टोरल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं, हर कोई अपनी बात कहने में लगा हुआ है कि कोई कोड को नहीं फॉलो किया जा रहा है, इलेक्शन कोड को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिक्स में फेस करने को मिलती हैं। So this is your chapter of political parties. These both videos will help you all to understand the chapter very clearly. So see these videos and understand the chapter very clearly.